वेलकम दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैम्स के बारे में, फ्रॉड्स के बारे में। और एकदम न्यू टाइप का स्कैम, एकदम न्यू टाइप का फ्रॉड आया। अगर आप लोग यूज़ करते हैं अपने डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को या फिर नेट बैंकिंग वगैरह को, यानी कि फ़ोन में अगर आप इनमें से किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसे एक फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूँ, एक स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ जो मेरे किसी बहुत ज़्यादा पर्सनल्स के साथ में हुआ है, जिसका मैं पूरी आपको डिटेल में बताऊंगा कि फ्रॉड काम कैसे करता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इस फ्रॉड के अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास ओटीपी आएगा, पहले आप किसी को बताएंगे तो ही फ्रॉड होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर आपको किसी को भी ओटीपी बताने की जरूरत है ही नहीं है। अगर आप लोग ओटीपी नहीं भी बताएंगे तो भी फ्रॉड आपके साथ हो जाएगा और आपके पैसे कट जाएंगे अकाउंट से। बात करूंगा इस फ्रॉड के बारे में, काफी तगड़ा फ्रॉड चल रहा है। देखिए, जिसके साथ हो गया उसके साथ तो हो गया, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आगे किसी के साथ ना हो। तो जितने बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तो आप लोग करोगे ही, लेकिन शेयर तो ज्यादा से ज्यादा कर देना, क्योंकि ये स्कैम काफी ज्यादा चल रहा है और आप लोग इससे कैसे बचेंगे वो आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों, जो स्कैमर्स होते हैं उनको पता है सबसे ज्यादा किस बात का फायदा होता है। उनको सबसे ज्यादा इस बात का फायदा होता है कि हम जो यूजर्स होते हैं, हम जो लोग होते हैं ना, हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं करते। यानी कि जो ओटीपी है, हम लोग ये मानते हैं सिर्फ कि हमारे पास ओटीपी आएगा, हम किसी को बताएंगे तो ही हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है या स्कैम हो सकता है। लेकिन जो स्कैमर है वो इससे कहीं ज्यादा आगे हैं। वो इस चीज का तोड़ निकाल के बैठे हैं कि अगर आप ओटीपी भी उनको नहीं बताओगे तो भी वो आपके साथ स्कैम कर देंगे, फ्रॉड कर देंगे। तो खैर, बात स्टार्ट करते हैं कि ये स्कैम होता कैसे। देखिए, सबसे पहले मेरे भाई के पास एक आरबीएल का कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड है। तो उनके पास कॉल आई कि आपके हम आरबीएल बैंक से बात कर रहे हैं और आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि उसको अपग्रेड कर रहे हैं। आपकी जो लिमिट है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो भाई ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको व्हाट्सअप पे हाई भेजा है और वहाँ पे हमने आपको एक आरबीएल बैंक की एपी की फाइल भेजी है। एपी की फाइल मतलब एपी के थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन होती हैं वो हमने आपको व्हाट्सअप पे सेंड किया। आपको उसको इंस्टॉल करना है और अपने कार्ड की डिटेल्स में एंटर कर देनी है। अब कमाल की बात यह है कि जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको नहीं पता, वो ऐसा कर देता। जो मेरे भाई ने भी किया, उन्होंने क्या किया कि एक रैंडम नंबर से उनके पास मैसेज आया और फोटो जो लगा हुआ था, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी साइड में दे दूंगा। एक आरबीएल बैंक का बैकग्राउंड था, साथ में एक सामने एक आदमी खड़ा, एक पर्सन खड़ा जो स्कैमर्स होगा आई थिंक। तो उन्होंने क्या किया, एक एपी का फाइल सेंड की और हाई का मैसेज सेंड कर दिया। तो मेरे भाई ने उसको डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और उसके अंदर अपनी कार्ड की डिटेल्स एंटर कर दी। अब जैसे उन्होंने कार्ड की डिटेल्स एंटर करके सबमिट किया, हुआ क्या कि सारी डिटेल पहुंच गई उस स्कैमर के पास में। ठीक है, स्कैमर के पास डिटेल पहुंच गई, क्योंकि जो आरबीएल बैंक की एप्लीकेशन थी वो ऑफिशियल एप्लीकेशन तो कोई थी नहीं, वो एक फेक एप्लीकेशन थी। उसके अंदर स्पाईवेयर और मालवेयर भरे पड़े थे। तो जैसे उनके पास डिटेल्स पहुंची, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, उन्होंने ट्रांजेक्शन करने स्टार्ट कर दिए। भाई के फोन में बहुत सारे मैसेज आए लगातार, जिनके अंदर जियो मार्ट का था, फोन पे का था, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग मैसेज आए। 30,000 के, 1,500 के, 2,000 के, काफ़ी सारे मैसेज आए और ओटीपी भी आए। कमाल की बात यह कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। हालांकि मेरे भाई ने किसी को ओटीपी शेयर नहीं किया था, ना ही व्हाट्सएप पे किया था, ना ही कॉल पे किसी को किया था। अब ये हुआ कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जो वो एपी के फाइल उनको सेंड की गई थी, उसके दो काम थे। सबसे पहला काम ये था कि उसके अंदर अगर आप अपनी कार्ड डिटेल्स को एंटर कर देते हैं तो वो आपकी कार्ड डिटेल एज इट इज, यानी कि आपका कार्ड नंबर, आपकी एक्सपायरी कार्ड की, आपका सीवीवी, सारी डिटेल्स पहुंच गई उस स्कैमर के पास में। तो डिटेल्स के पास पहुंच चुके हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। अब बात आती है कि भाई ओटीपी उसके पास कैसे गया। ओटीपी ऐसे गया जैसे वायरस होता है, ऐसी मालवेयर और स्पाईवेयर भी होते हैं। वो उस एप्लीकेशन के अंदर, उस एपी की फाइल के अंदर पहले से उन्होंने डाल के रखे हुए हैं। वो क्या काम करते हैं, जब आपके फ़ोन में वो आ जाते हैं, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। उनका काम यही है कि आपके मैसेजेस को, आपकी कॉल्स हिस्ट्री को, और भी जिस जिस चीज़ के लिए वो मालवेयर स्पाईवेयर बना हुआ है, उनको वो स्पाई करते हैं। यानी कि आपकी जो मैसेज आए वो सारा एक्सेस उसने ले लिया, उस एप्लीकेशन ने, और आपके सारे मैसेज शो हो गए उस स्कैमर्स के पास में। सारे मैसेज का मतलब ये है कि जो ओटीपी वाले मैसेज आए वो भी उसको शो हो गए, और जैसे उसके पास कार्ड डिटेल्स पहले ही थी, उसके पास ओटीपी भी तुरंत पहुंच गया। उसने ओटीपी एंटर किया और ट्रांजेक्शन डन हो गया। तो ऐसे पूरी तरह से ये स्कैम काम करता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई के पास कॉल इसलिए आई थी कि आपके कार्ड को अपग्रेड कर रहे हैं, आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। तो अब जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी यही हो कि आपके कार्ड को लिमिट इंक्रीज करना, हो सकता है वो कुछ और तरीके से आपसे बात करें। लेकिन हाँ, आपको सिर्फ हमेशा एक बात याद रखनी है। अब आपको बचने के तरीके मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए करना क्या, अगर आप साथ फ्रॉड हो जाता है, सबसे पहले आपको जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास में, नेट बैंकिंग जो भी है, जिस भी बैंक की है, आपको सबसे पहले उस बैंक में कॉल करना है, उनको बताना है, वो आपके कार्ड को ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इंटरनली भी एक केस रजिस्टर करते हैं। आप उनसे बोलिए, केस रजिस्टर करने के लिए वो करते हैं और वो उस पर इंक्वायरी बिठाते हैं। बात रही बिल बनने की, क्योंकि मेरे भाई के साथ जो हुआ उसमें आई थिंक 32,500 के आसपास का स्कैम हुआ है, यानी कि फ्रॉड हुआ है, उनके क्रेडिट कार्ड से कट चुके हैं। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि आप उनसे बोलिए कि रजिस्टर करने के लिए वो एक केस को रजिस्टर करते हैं, और उन्होंने बोला कि 120 डेज तक ये केस चलता है, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन होती है उसका कोई भी बिल नहीं बनता है। तो आप ये मत सोचना कि हमको बिल देना ही पड़ेगा, हमारे कार्ड से चलेगा, ऐसा नहीं है। जब तक इन्वेस्टिगेशन होगी तब तक आपको कोई बिल नहीं देना। उसके बाद में जब भी उसका जो भी
नतीजा आता है निकल के, जो भी डिसीजन आता है उसके बाद में आपको पता चलेगा कि पैसे देने या क्या होना है, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले उस पर केस रजिस्टर होगा। इतना करने के बाद में आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करनी है, उसके लिए आपको 1930 पे कॉल करनी है। जब आप 1930 पे कॉल करेंगे, वहाँ पे आप उनको बताएंगे कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। कोशिश करना जैसे फ्रॉड हो उसके बाद इमीडिएटली आप ये कर दें, क्योंकि अगर आप 48 आवर्स के बाद में करते हैं ना, तो होता क्या देखिए, अगर आप 48 आवर्स से पहले कर देते हैं, 48 आवर्स के अंदर यानी कि कर देते हैं साइबर क्राइम में रिपोर्ट, तो ये कहना साइबर क्राइम का, हम पूरी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 48 आवर्स के बाद में करते हैं, कोशिश तो तब भी रहेगी, लेकिन उसका मुझे नहीं पता कितना कितना इंपैक्ट होगा, लेकिन आप कोशिश करना जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इस काम को कर लें। तो फिर हमने कॉल की 1930 पे, जहाँ पे हमने उनको बताया इस सब चीज़ के बारे में। लेकिन हमारे साथ जो थोड़ी प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि हमारे साथ जो स्कैम हुआ था क्रेडिट कार्ड में हुआ था। और वो लोग जब साइबर क्राइम में आपकी कंप्लेंट एंटर करते हैं यानी कि दर्ज करते हैं, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, आपसे मांगते हैं ट्रांजेक्शन आईडी, यानी कि आपके जितने भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुए हैं, जैसे मेरा फोन पे में हुआ था, जियो मार्ट में हुआ था, उनकी एक ट्रांजेक्शन आईडी होती है, वो उनको देनी होती है। अब पता है दिक्कत वाली बात है क्रेडिट कार्ड के साथ में कि जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो 48 आवर्स बाद जनरेट होती है। क्रेडिट कार्ड के साथ में यही दिक्कत है। डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग अगर आपके पास में है, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टेंट जनरेट हो जाती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स में 48 आवर्स बाद होती है। तो मैंने उनसे बात की, तो भाई उन्होंने बोला कि आपको अभी 48 आवर्स वेट करना है, जब आपके पास में ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी तब आप हमें कॉल करना, तो हम आपका केस रजिस्टर करेंगे। तो 48 आवर्स बाद अगर आप साथ क्रेडिट कार्ड के साथ में स्कैम होता है, तो वहाँ पे आप 48 आवर्स बाद कॉल कर सकते हो। नहीं तो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के साथ में, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के साथ में कोई स्कैम होता है या फ्रॉड होता है, तो आप इंस्टेंट उनको कॉल करके अपना केस रजिस्टर करा सकते हैं। अब बात आती है भाई बचना कैसे। देखिए स्कैमर्स तो अपना काम करेंगे ही, और जो मैंने आपको बताया हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ये भी पुराना हो जाए, इससे भी कुछ नई टेक्नोलॉजी स्कैमर्स लेके आ जाए, नया प्लान लेके आ जाए, नया आइडिया लेके आ जाए। आपको बचना कैसे है, बस बचने का एक ही तरीका है, सावधानी रखना और थोड़ा सा अलर्ट रहना। सबसे पहले तो बात यह है कि कोई भी बैंकिंग की एप्लीकेशन है, किसी भी बैंक की, क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की, कोई भी फाइनेंशियल बैंकिंग एप्लीकेशन है ना, वो आपको थर्ड पार्टी में नहीं मिलेगी। उसकी ऑफिशियल एप्लीकेशन होगी, चाहे वो गूगल के प्ले स्टोर पे हो या फिर एप्पल के ऐप स्टोर पे हो। तो ये बात आप याद रख लो, किसी भी ऐसी एप्लीकेशन को जो कि ये कहती है कि वो बैंकिंग एप्लीकेशन है, कोई भी एपीके फाइल डाउनलोड करके उसमें कोई भी डिटेल अपनी एंटर मत करना। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रख लो। जो भी एप्लीकेशन होती है वो ऑफिशियल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर वगैरह पे आपको मिलेंगी। बाहर से कहीं से आपको कोई भी बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है। चाहे कोई बंदा कितना ही बोले कि मैं बैंक का हूँ, कुछ भी है, आपको उससे बात ही नहीं करनी है, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है। अपने दिमाग में ये बात बस बिठा लो। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं या फिर बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, इनका अगर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट आपसे होता है तो इनके बिजनेसेस अकाउंट होते हैं जो कि वेरीफाइड होते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जैसे ब्लू टिक होता है, ऐसे ही व्हाट्सएप पे जो बिजनेसेस होते हैं, फिर गवर्नमेंट के काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अगर आपको व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आता है तो उसके सामने एक ग्रीन टिक होता है, यानी कि वेरीफाइड होते हैं वो। तो मान लीजिए कि हाँ ये ऑफिशियल है और ऑफिशियल वो बैंक ही आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, वो गवर्नमेंट सर्विस ही आपसे कॉन्टैक्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी आपका ऐसा कॉल आता है कि भाई आपका कार्ड जो है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, खासकर वो डेबिट कार्ड के लिए बोलते हैं कि ब्लॉक होने वाला है, आप इसको अनब्लॉक कर रखना चाहते हैं, तो हमें ये डिटेल बता दीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आपके पास अगर कोई ऐसा मैसेज आता है, कॉल करता है ना, तो आपको क्या करना है, आपको उनसे बोलना है कि ठीक है अगर हमारा कार्ड ब्लॉक होने वाला तो भाई कर दे दो, क्योंकि आपको घबराना नहीं है कि उसने बोला कर दे ब्लॉक, अगर होने वाला है तो कर दे या फिर होएगा तो हो जाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अगर आप कार्ड ब्लॉक हो जाएगा तो हो ही क्या जाएगा, आप ये बताइए। आप बैंक में जाइए, दूसरा इशू करा लीजिए, अगर वो ऑफिशियल भी है। वैसे ऑफिशियल ऐसा कॉल आपको कर दे नहीं है कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन हमने 1% मान लिया कि वो ऑफिशियल भी था बैंक से, तो भी क्या ही हो जाएगा, कार्ड ब्लॉक हो गया, बैंक में जाइए दूसरा बन जाएगा। कोई इतनी बड़ी बड़ी महाभारत तो है नहीं उस चीज़ में, लेकिन आपका पैसा जो है वो तो सेफ रहेगा। तो इसलिए आपको बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है इन सब चीज़ों से, आपको इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, और आप इस चीज़ से अवेयर रहिए। और ये स्कैम चल रहा है और बहुत तगड़े तरीके से चल रहा है, आप लोग को इससे बचना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कर दीजिए। और आज की वीडियो सिर्फ इतना ही है। आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। चैनल पर हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।